गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, आज जो अपन जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे जो टॉपिक चल रहा था एंजाइम, उसी के अंदर बात करते हैं। और उसके अंदर आपको पता ही है बच्चों, अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी है, ठीक है। उसमें जो क्या क्या चीज़ें अपन डिस्कस करी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो अपना जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, उसी में आगे बढ़ाते हैं। और एंजाइम, जो अपना जो चैप्टर चल रहा है एंजाइम है, ठीक है। बताइए, एंजाइम जो टॉपिक चल रहा है उसमें डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम में एक बार वापस आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि क्या क्या जो अपने चीज़ें डिस्कस करी है। एंजाइम में बच्चों आपको याद हो तो अपन एंजाइम की परिभाषा पढ़ी, एंजाइम के इतिहास के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद जो अपन ने जो डिस्कस करी वो बातें रही, एंजाइम की संरचना के बारे में बात करी, एंजाइम के विशिष्ट लक्षण थे उन्हों के बारे में बात करी। और उसके बाद जो अपन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था, एंजाइम को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में अपन डिस्कस किया था। और एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक में छोटा सा जो समय भाग वजह से रह गया था वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के जो प्रभावित करने वाले कारक थे, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक थे तो कौन कौन से थे बच्चों, आपको पता ही होगा, ठीक है। एंजाइम क्रिया को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला था तापमान, था डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी अपन तापमान था। दूसरा था क्या था, पीएच मान था। तीसरा जो फैक्टर था आपके, तो तीसरा था वो था क्रियाधार की सांद्रता। चौथा जो बात करें, ठीक है, चौथी जो बात करें वो क्या थी आपके, एंजाइम की सांद्रता। और जो पांचवा सा था वो अंतिम उत्पाद की सांद्रता। और छठा जो कारक था वो था एंजाइम निरोधक। एवं विष, एंजाइम निरोधक एवं विष की बात करें तो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो समय भाग, उसके लिए मैंने सारी चीजें बात आप डिस्कस करी है। तो इसमें बात करें कि एंजाइम निरोधक में दो प्रकार का था, एक तो प्रतिस्पर्धी था एंजाइम निरोधक, दूसरा था आपके था अप्रतिस्पर्धी, नॉन कॉम्पिटिटिव, अप्रतिस्पर्धी एंजाइम निरोधक। तो यहां तक ये बात इसका तापमान में डिस्कस कर चुके थे अपन, पीएच का डिस्कस कर चुके थे। और जो अपने जो बात करें नेक्स्ट कि जो अपने क्रियाधार की सांद्रता की बात कर चुके थे, एंजाइम की सांद्रता की बात कर चुके थे, अंतिम उत्पाद की सांद्रता से इसके क्रियाविधि में क्या फर्क होता है उसकी बात अपन डिस्कस कर चुके थे। और जो ये एंजाइम निरोधक विष के बारे में जो ये प्रतिस्पर्धी था इसके बारे में एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं। इसका मेलिक कमल जो होता है, जो सक्सेनी कमल को संमित करता है या उसका ये प्रतिरोधी निरोधक होता है, ये बात हमने डिस्कस की थी। जो आज की जो कक्षा के अंदर अपन जो ये छोटा सा टॉपिक रहेगा ये करके फिर आगे की जो चैप्टर वो पढ़ेंगे। लेकिन ये जो था प्रतिस्पर्धी एंजाइम निरोधक। प्रतिस्पर्धी एंजाइम निरोधक में क्या था बच्चों, की संरचना थी। जो एंजाइम था एंजाइम था और क्रियाधार था, उसकी संरचना की बात करते हैं। एंजाइम जो होता है और जो क्रियाधार होता है और जो निरोधक होता है उसकी जो संरचना थी वो एक जैसी थी। इस वजह से क्या एंजाइम से या तो क्रियाधार जुड़ सकता है, निरोधक, तो वहां पे क्या निरोधक जुड़ जाता था, तो वो तो एक संरचना समान थी इसलिए वो जुड़ जाता था। और उसकी जो क्रिया थी उसको बोलते हैं इस प्रकार प्रतिस्पर्धी। मैंने कहा प्रतिस्पर्धा हमेशा समान जो होते हैं उनके बीच में होती है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अप्रतिस्पर्धी। अप्रतिस्पर्धी मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रियाधार, जैसे अपने यहां बात करें ये एंजाइम है,
और ये क्रियाधार है सबस्ट्रेट, एस से लिख देता हूं मैं सबस्ट्रेट को। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर, देखो समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, बुक में नहीं दे रखा लेकिन मतलब ये इनहिबिटर मतलब निरोधक है। देखो दोनों की संरचना समान है क्या, दोनों की जो संरचना है वो समान है क्या, नहीं है। दोनों में स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं है, दोनों की क्रियाधार और जो निरोधक है, क्रियाधार और ये क्या है, निरोधक, ठीक है। इनकी देखो संरचना दोनों की समान नहीं है बच्चों, ये गोल है ये तो इसमें कहने का मतलब इनकी संरचना समान नहीं होती। और ये जो निरोधक होता है यहाँ पे एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ता है, हालांकि बुक में नहीं लिख रहा है, लेकिन ये और कहीं भी एंजाइम के कहीं पर भी जुड़ के, एंजाइम में कहीं पर भी जुड़ के इसको विकृत कर देता है। क्या होता है, एंजाइम को क्या कहते हैं, विकृत। जो निरोधक है एंजाइम के कहीं भी सक्रिय स्तर को छोड़कर, सक्रिय स्तर की जरूरत नहीं वहां पे जुड़े तो इसको मतलब स्थायी रूप से विकृत कर देगा, इसमें स्थायी रूप से जुड़ेगा। ये देखो निरोधक हटेगा नहीं फिर, ठीक है। ये निरोधक है, ये निरोधक यहाँ पर जुड़ेगा, एंजाइम में किसी भी स्तर पर जुड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सक्रिय स्तर पर जुड़े। एंजाइम किसी भी स्तर पर जुड़कर उसको क्या कर देगा, उसको विकृत कर देगा, एंजाइम क्या करता है, विकृत कर देगा। और विकृत कर देगा तो ये क्या होगा, सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ नहीं पाएगा, जो क्रियाधार है इसके साथ में जुड़ नहीं पाएगा। और क्रियाधार इसके साथ में जुड़ नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, एम्बिक जो ये अभिक्रिया है वो जो होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, अभिक्रिया होगी वो संपन्न नहीं होगी। तो इससे क्या होगी बच्चों, अभिक्रिया जो होगी संपन्न होगी। तो ये जो एग्जांपल ये किसका है बच्चों, ये बता रहा हूँ प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों इस संरचनात्मक रूप से समान नहीं है। और ये तो इसकी प्रतिस्पर्धा, ये तो अपने हिसाब से कहीं पे जुड़ जाएगा, इसको इससे प्रतिस्पर्धा का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जुड़ने के लिए प्रयास करेगा, जब तक ये पीछे जुड़ के इसको विकृत कर देगा, विकृत कर देगा तो ये क्या है, इसमें जुड़ नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा तो एंजाइम की जो अभिक्रिया होगी वो नहीं होगी, ठीक है। जो अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी वो नहीं होगी, ठीक है। इसके जो कुछ जो धातु होते हैं, जैसे इसके एक एग्जांपल बताएं तो जैसे लेड है, पीबी इसको बोलते हैं, एचडीएच को मर्क्यूरी बोलते हैं, और सिल्वर है। ये जो भारी धातुएं होती है ये क्या करती है, एक अप्रतिस्पर्धी एंजाइम निरोधक की तरह कार्य करती है। ये क्या करती है, एंजाइम को विकृत करने कार्य करती है। ये क्या करती है, एंजाइम को कहीं भी स्तर पर जुड़कर वो विकृत कर देती है, ठीक है। और एंजाइम को स्थायी रूप से क्या कर देगी, एंजाइम को जो स्थायी रूप से विकृत कर, जिससे कि अभिक्रिया वो संपन्न नहीं होगी। अब इसमें एक बात देखो बच्चों कि कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि ये तो एंजाइम की अभिक्रिया का निरोधन हो गया, निरोधक की तरह कार्य करती है, भेद होगी। लेकिन यहाँ पर यदि इस अभिक्रिया को बढ़ाना हो, यदि इस अभिक्रिया को अपन को आगे संचरित करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया को संचरित करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना कि अपन यहाँ पे क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ा देंगे, ठीक है। क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ा देंगे, याद रखना। तो अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार संदर्भ में एंजाइम की सांद्रता बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन इस संदर्भ को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये चलो क्रियाधार है, ठीक है। दूसरा देखो इसमें एक बात और आती है कि अपन इसको अभिक्रिया को बढ़ाना है तो ये जो एंजाइम है अपन बहुत ज्यादा एंजाइम डाल देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एंजाइम की जो सांद्रता है उसको बढ़ा देंगे। तो एंजाइम तो ये इनहिबिटर कितने के साथ जुड़ के विकृत करेगा, एंजाइम कितने एंजाइम जो ये निरोधक है ये कितने एंजाइम को विकृत करेगा। अपन यहाँ पर जो सांद्रता है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाकर अपन इस अभिक्रिया के संबंध को कम कर सकते हैं, जो संबंध हो रहा है, ठीक है, उसको कम एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं। एंजाइम की सांद्रता बढ़ा देंगे क्या हो जाएगी, ये जो निरोधक है कितने एंजाइम को, क्रियाधार चलो है ही, ठीक है, लेकिन ये जो निरोधक है ये कितने एंजाइम विकृत करेगा। अपन इतने एंजाइम डाल देंगे कि 10 को कर देगा, 20 को कर देगा, कुछ 40 तो काम करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इस संबंध को क्या एंजाइम की जो सांद्रता उसको बढ़ा के कम कर सकते हैं। जैसे इसमें अपन बात करते हैं तो इसमें साइनाइड जो होता है, साइनाइड क्या करता है बच्चों, जो साइनाइड आप बोलो साइनाइड देने से जहर है, विष है, ठीक है, साइनाइड देने से क्या होता है, ये विष है, ये मतलब कहते हैं मर जाता है आदमी। कैसे मरता है, ये क्या करता है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम तो शोषण के लिए आवश्यक होता है, एक लाइन दे रखी है बुक में भी याद रखना, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो शोषण के लिए आवश्यक है उस एंजाइम को संमित करता है, इसलिए उसको विकृत करता है। तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज शोषण के लिए आवश्यकता है, तो शोषण की क्रिया होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, मनुष्य की क्या होती है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वो को जो ऊपर बात किया साइनाइड है, शोषण में जो एंजाइम काम आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम आता है उसको संमित कर देता है, और इससे क्या होती है, अभिक्रिया जो होती है वो रुक जाती है और शोषण का कार्य होता है वो विचलित होता है, और जो अभिक्रिया रुक जाएगी इससे क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, साइनाइड पॉइजन। तो ये तो था बच्चों अपने
एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो ये बचा हुआ था इसके बारे में डिस्कस किए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रतिस्पर्धी और एंजाइम निरोधक और अप्रतिस्पर्धी एंजाइम निरोधक क्या होता है, ये आपको अच्छे से टिप्स याद हो गए होंगे। आगे की जो बात करते हैं बच्चों, अब जो अपन बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज बात करते हैं एंजाइम क्रिया की विधि क्या है। ठीक है, एंजाइम क्रिया की विधि क्या है, एंजाइम का जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की बात करते हैं वो क्या है। ठीक है, जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों आपके बुक के हिसाब से एंजाइम क्रिया की विधि। एंजाइम क्रिया की विधि, ठीक है, एंजाइम क्रिया की विधि है ना, उसकी बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको इंग्लिश में बात करके लिखे तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। देखो कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो बच्चों क्या है कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है। तो एंजाइम की अपन बात करें, एंजाइम की क्रिया की विधि की बात करें, एंजाइम क्रिया की विधि की बात करें, ठीक है, या जो एंजाइम की जो अपन बात करते हैं कार्य प्रणाली और जो है वो किस पे निर्भर करती है। एंजाइम क्रिया कार्य प्रणाली होती है वो एक तो इस पर बात करती है एंजाइम प्लस क्रियाधार जो सबस्ट्रेट की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, क्रियाधार की प्रकृति, जो एंजाइम की जो अपने कार्य प्रणाली की बात करते हैं, क्रियाधार जो होता है इसकी किस प्रकार की प्रकृति है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो एंजाइम की अपने कार्य प्रणाली की बात करें या मैकेनिज्म की बात करें, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि एंजाइम के साथ जो क्रियाधार जुड़ने वाला है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। ठीक है, और जो एंजाइम के द्वारा जो होने वाली अभिक्रिया है ये किस पे निर्भर करती है, ये क्या करती है, इस पे निर्भर करती है कि एंजाइम का जो अपन बात करते हैं, एंजाइम का जो प्रारंभन है या जो अभिक्रिया का वेग है, एंजाइम का प्रारंभन, अभिक्रिया का प्रारंभन या अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अपन बात की एंजाइम जो इनिशिएशन है, एंजाइम प्रारंभ है या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है या अभिक्रिया का वेग है, ये किस पे निर्भर करता है कि जो एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है, बनने पर तथा एंजाइम के प्रारंभन में आवश्यक सक्रियण ऊर्जा, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, पर निर्भर करता है। देखो कहने का मतलब क्या है मेरा बच्चों यहाँ पे कि अपन सबसे पहले बात करते हैं कि एंजाइम क्रियाविधि एक तो ये है कि एंजाइम की जो क्रियाविधि होती है वो निर्भर करती है क्रियाधार की प्रकृति किस प्रकार से। फिर अपन आगे बात करते हैं कि एंजाइम की बात करें तो एंजाइम की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि मेरे कहने का मतलब है कि एंजाइम की जो अभिक्रिया की अपन जो कार्य प्रणाली समझे तो ठीक है, इसमें क्या होता है एंजाइम जो प्रारंभिक है, प्रारंभन है, ठीक है, वो किस पे निर्भर रहेगा या एंजाइम का जो वेग है, अभिक्रिया किस वेग से बढ़ेगी, ये एंजाइम की अभिक्रिया का जो प्रारंभन या अभिक्रिया का वेग है ये इस पर बात पर निर्भर करता है कि
एंजाइम संकुल कब बन रहा है, जल्दी बन रहा है, बाद बन रहा है, किस प्रकार का बन रहा है, स्थायी बन रहा है, अस्थायी बन रहा है। तो सबसे पहले तो एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने पर निर्भर करता है। ठीक है, अपन बात करें कि जो एंजाइम अभिक्रिया का जो प्रारंभ है, एंजाइम अभिक्रिया के प्रारंभ की बात करें तो मेरे कहने का मतलब ये किस पे निर्भर करता है, एक तो इस बात पर निर्भर करता है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने पर, ठीक है, संकुल बनने पर तथा प्रारंभ एंजाइम अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा, उसको सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, उसकी मात्रा कितनी है। तो याद रखो यहाँ पर आवश्यक सक्रिय ऊर्जा पर निर्भर करता है, मतलब ऊर्जा कितनी आवश्यक है, कम ऊर्जा आवश्यक है या उसकी कमी पर, जो मतलब जो एक्टिवेशन ऊर्जा है उसको कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने पर तथा जो एंजाइम की जो प्रारंभ अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक सक्रिय ऊर्जा की कमी है वो कितनी है, ठीक है, कमी पर निर्भर करता है, मतलब कम होनी चाहिए सक्रिय ऊर्जा, जो कम होनी चाहिए। तो इसके आधार पर अपन बात करें तो एंजाइम की क्रियाविधि को अपन दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, दूसरा क्या हो जाएगा इसकी सक्रिय ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये तो कहने का मतलब है कि अपन बात करें एंजाइम क्रियाधार जो जटिल संकुल निर्माण है, ठीक है, संकुल निर्माण, और दूसरा क्रियाविधि समझे तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अपन मान लो कोई अभिक्रिया है जो एंजाइम से द्वारा हो रही है, एंजाइम के द्वारा हो रही है, तो उसका जो प्रारंभन है या अभिक्रिया वेग है इस पर निर्भर करता है कि उसमें संकुल एंजाइम क्रियाधार संकुल या जो जटिल जो समीक्षक बन रहा है, या जटिल एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल जो बन रहा है वो किस प्रकार का है। दूसरा उसकी सक्रिय ऊर्जा में कमी हुई है तो कितनी हुई है। सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जैसे सक्रिय ऊर्जा का मतलब है किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा जो प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। जैसे मैं बताता हूँ कि आप खुले बर्तन में कोई चीज़ पका रहे हो तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता आवश्यकता है, कुकर में पका रहे हो तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, तो सक्रिय ऊर्जा कम होगी। तो मतलब सक्रिय ऊर्जा को कमी हुई है तो कितनी हुई है, तो उसी प्रकार का उसका एंजाइम ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो उस पर निर्भर करती है। तो ये दो पॉइंट को अपन डिस्कस करना है इसमें मैकेनिज्म को समझाने के लिए। आपको मैकेनिज्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो दोनों पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं, एक तो एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण और जो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में डिस्कस अपन को करना है। तो अपन अब बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है जो एंजाइम जो एंजाइम क्रियाधार संकुल या जटिल जो मिश्रण है उसकी बात करते हैं। देखो, अब पहले पॉइंट की बात करते हैं एंजाइम क्रिया जटिल या संकुल का निर्माण। इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बुक के अंदर एक लाइन नहीं दे रखी है बच्चों, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये जो प्रस्तावना थी कि एंजाइम और क्रियाधार मिलकर एक संकुल या जटिल जो अस्थायी जो एक सम्मिश्र होता है या संकुल होता है उसका निर्माण करते हैं, ये जो प्रस्तावना थी, ये सर्वप्रथम जो प्रस्तावना दी थी वो थी माइकलिस और मेंटे ने दी थी। ठीक है, ये प्रस्तावना सर्वप्रथम माइकलिस व मेंटेन ने 1913 में
दी थी। ठीक है, तो ये प्रस्तावना बुक में नहीं दे रही, लेकिन बता रहा हूं आपके हिसाब से माइकलिस मेंटेन ने बताया सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम माइकलिस मेंटेन ने बताया था कि एंजाइम और जो क्रियाधार होते हैं, एंजाइम और क्रियाधार आपस में मिलकर क्या होता है, संकुल का निर्माण करते हैं। ये किसने बताया था? ये जो माइकलिस और मेंटेन ने बताया था। सर्वप्रथम 1913 के अंदर किसने बताया था? माइकलिस और मेंटेन ने बताया था। ठीक है, माइकलिस और मेंटेन सर्वप्रथम ये चीज बताई थी। इसके बाद एक बच्चों, इसके अनुसार क्या है कि इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो अपन बात करें तो कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, जो किसी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक एंजाइम जो होता है उसके साथ क्रियाधार जुड़ता है, और क्रियाधार जुड़ के क्या बनता है, एक अस्थायी यौगिक बनाता है। एक अस्थायी यौगिक बनता है, इसका नाम क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल। ठीक है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है, और ये जो क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, ये अस्थायी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी होता है तो क्या हो जाएगा, ये किसमें टूट जाएगा, एंजाइम वापस एंजाइम मुक्त हो जाता है, उत्पाद बना लेता है। जैसे मैं हमेशा ये रिएक्शन लिखता हूँ, कई बार लिखा था, इंग्लिश में लिखी थी मैंने, तो एंजाइम उत्पाद बना लेता है। एंजाइम तो क्या होता है, वापस क्या हो जाता है, दूसरे क्रियाधार के साथ जो कि इस प्रकार से अभिक्रिया का चलता है, उत्पाद क्या होता है, ये मुक्त हो जाता है, उत्पाद बनता रहता है। कोई भी अभिक्रिया का जो अंतिम जो उत्पाद होगा वो बनता रहेगा। तो ये जो संकुल माइकलिस मेंटेन, इसी को बोलते हैं एंजाइम। ये है एंजाइम क्रिया संकुल। ये प्रस्तावना इसने बताई थी कि इस प्रकार सबसे पहले अस्थायी एक यौगिक बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल बोलते हैं। ठीक है, वो अस्थायी होता है, फिर वो किस में टूटता है, एंजाइम और उत्पाद में टूटता है। फिर एक आगे बात बताइए कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम के अंदर विशेष प्रकार स्थल पाए जाते हैं, जिससे अपन बात करते हैं कि ये एंजाइम है, एंजाइम है, तो एंजाइम के अंदर विशेष प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, सबस्ट्रेट या जो क्रियाधार होता है वो जुड़ता है यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, जिससे अपन पहले बात कर चुके हैं कि विशेष स्थल होते हैं, क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं, जहां पर क्या जुड़ता है, ये सक्रिय स्थल है। ठीक है, सक्रिय स्थल पर क्या होता है, क्रियाधार जुड़ा है। ऐसे क्या है, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट क्रियाधार ये जुड़ता है, जिससे क्या हो जाएगा, इसके एंजाइम क्या हो जाएगी, संरचना में परिवर्तन हो जाएगा, सब क्रियाधार और एंजाइम के जो बंध बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा, एक मध्यवर्ती संकुल बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एंजाइम क्रियाधार संकुल बन जाता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने के बाद क्या हो जाएगा, इनके जो बंध है वो किसमें टूट जाएगा, एंजाइम और उत्पाद में टूट जाते हैं। एंजाइम क्या होता है, मुक्त हो जाता है, और उत्पाद क्या अलग से मुक्त हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, और एंजाइम दूसरे क्रियाधार के साथ में वापस क्रिया कर लेता है। इस प्रकार से ये चक्कर ये चलता रहता है। ये होगी एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण विधि, जो बुक के अंदर अपने दे रखी है उस प्रकार से। अब एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की जो है, इसको समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। इसमें दो सिद्धांत आते हैं, एक तो होता है ताला चाबी सिद्धांत, दूसरा आता है वो आता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, दो सिद्धांत आते हैं इसको समझाने के लिए। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के लिए दो सिद्धांत आते हैं, एक तो ताला चाबी सिद्धांत की लोग थ्योरी होती है, दूसरे प्रेरित आसंजन सिद्धांत है। ये जो है अपन आगे कल की कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इनको धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे वही सिद्धांत क्या होते हैं। आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों, धन्यवाद, है ना। तो आगे कक्षा के अंदर अपन जो बात करेंगे, ताला चाबी या ताला कुंजी सिद्धांत बोल सकते, ताला चाबी या ताला कुंजी सिद्धांत। ठीक है, क्लॉक एंड की थ्योरी, और दूसरा प्रेरित आसंजन सिद्धांत किसने दिया था, कैसे दिया था, जो अपन होगी आगे कक्षा के अंदर बात करेंगे। आज कक्षा में इतना बहुत।